तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जो है सारे मॉडल पेपर को अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो सवाल दिया गया है कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि सांख्यिकी का कार्य जो है कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि आंकड़ों का संकलन, दूसरा ऑप्शन दिया है कि आंकड़ों का वर्गीकरण, तीसरा ऑप्शन है कि आंकड़ों का विश्लेषण और चौथा ऑप्शन है आंकड़ों का पूर्वानुमान। तो देखिए बच्चों, ये क्या सवाल पूछा गया है कि सांख्यिकी का कार्य जो है नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आंकड़ों का पूर्वानुमान जो होता है वो सांख्यिकी का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो यह श्याम है। तो श्याम क्या है? श्याम जो है वो क्या है? उत्पादक है। ठीक है, क्योंकि वो जो है लकड़ी से फर्नीचर को बनाता है, क्योंकि वो अपना जो है एक जो है उद्देश्य से बनाता है कि उसे जो है लकड़ी का फर्नीचर बनाने के बाद उसे जो है बेचना है। तो श्याम क्या करता है? वो अपना जो है उत्पादन कर रहा है, यानी वो जो श्याम है वो एक उत्पादक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति जो होता है वो गणनाकार कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, आपको मैंने पहले बताया था कि 1951 को जो है सबसे पहले जो है ये जो है स्वतंत्र भारत यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, यानी कि देश आज़ाद होने के बाद, भारत देश आज़ाद होने के बाद जो है पहली बार जो है 1951 ईस्वी में जनगणना हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि समय के अनुसार सामूहिक किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो समय के अनुसार जो है सामूहिक रूप से आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? आंकड़ों का वर्गीकरण जो है कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी वर्ग का, ठीक है, किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है। तो किससे ज्ञात किया जाता है बच्चों? कि उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग की औसत द्वारा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों। और मॉडल पेपर को अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है कि परास से तात्पर्य है। तो परास से तात्पर्य होता है कि अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर जो होता है वो परास कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि वृत्त आरेख है। तो वृत्त आरेख क्या होता है? वृत्त जो है एक विमी आरेख होता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि आयत चित्र में जो है माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो आयत चित्र में ये किस माध्यम से जो है ज्ञात किया जा सकता है? तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। तो बहुलक के माध्यम से जो है यह ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि वृत्त आरेख के वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो प्रत्येक भाग का अंश क्या होता है? 3.6 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि दिए गए आंकड़ों से बहुलक मान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुलक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक का मान क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुलक ये बताना है कि इसमें जो है सबसे अधिक आने वाली संख्या कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 26 जो है ना, 26 क्या बार आया है? 3 बार आया। ये सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 26। ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे और रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ा को बांटती है। तो दिए गए आंकड़ों को क्या बांटती है? 4 भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से माध्यमिका की एक विशेषता कौन सी है। देखिए माध्यिका की जो एक विशेषताएं जो होती है ना,
वो कौन सी है ये पूछा गया है, बताना है। तो इसका होता है कि यह जो है आंकड़ों को दो भागों में विभाजित करती है, ये मुख्य विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा, इसको नोट करते जाएंगे। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित यानी कि निम्न में दिए गए आंकड़ों का परास की गणना कीजिए। तो परास की गणना क्या होता है, जो कि उच्च गणना होती है, यानी उच्च संख्या में निम्न संख्या को आपको घटा देना है, ठीक है, वो परास का मान निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 150 जो है उच्च है और यहाँ पे 20 जो है निम्न संख्या है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसको घटा देना है, ठीक है। 150 में 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130 ना आएगा, तो यही आपका परास बन जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा 130, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। तो वितरण की असमानता की माप करता है वो कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लार्जेज वक्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। तो मानक विचलन की गणना करेंगे तो देखिए यहाँ जो आंकड़ा दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे जो इसका मानक गणना करना है ना, तो मानक गणना क्या हो जाएगा, तो मानक गणना हो जाएगा 1, 4, 4, 1, 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा 1.414। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है मैंने पहले भी आप लोगों को अच्छे से इसको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है। तो यह जो है किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है, ये कई बार एग्जाम में ना पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यह बच्चों यह जो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ दिया गया है ना, इस ग्राफ को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। तो इस ग्राफ में क्या होता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को जो है किस प्रकार से दर्शाता है, तो यह जो है पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। क्या कि ये जो है ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 20 का सही उत्तर होगा। पूर्णतः जो है ये धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पियर्सन संबंध गुणांक का मान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा +1 तथा +1 तथा -1 के बीच, ठीक है। ये क्या होता है, पियर्सन सहसंबंध गुणांक को बताता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो कीमत सूचकांक जो है बच्चों आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों की औसत परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। और बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को रिविजन हर हाल में कर लेनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q1 के रूप में लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ में हुआ। तो यानी कि किस प्रारंभ में हुआ था, तो यह हुआ था बच्चों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 1921 के पूर्व को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। तो यह जो है पंचवर्षीय योजना जो है किस देश से ली गई है, यह जो है पूर्व सोवियत रूस से जो लिया गया है, ठीक है। यानी कि USSR से लिया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रशुल्क लगाया जाता है। तो प्रशुल्क जो है कहाँ लगाया जाता है, तो प्रशुल्क जो है वो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि इंपोर्टेड गुड्स को लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल तो दिया गया है कि भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में क्या कारण हो सकते हैं। कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट व सटीक आंसर होगा। यानी कि 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि निम्न पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक रोजगारों की सृजन करने की सक्षम होती है। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। इसलिए इस ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा 1 तथा 2 दोनों, ठीक है।
इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 को किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं, तो 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीनों जो है 1991 के 3 उपवर्ग है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कितनी संख्या है? 3 है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 को लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है, तो कौन सा देश जो है माना जाता है? ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है ए कि मानव पूंजी अदृश्य होती है। ठीक है, और दूसरा दिया है कारण की यह धारक के मानसिक मस्तिष्क में रचित बसी होती है, तो रची बसी होती है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है कि कथन और कारण पर जो है विचार करना है कि ये कथन क्या सही है, क्या इसका कारण क्या सही बता रहा है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये दोनों जो है सही है। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों कथन यानी कथन ए और कथन कारण आर जो है, कथन ए का जो आर कथन ये कारण है, ये दोनों क्या है सही है। और ये आर जो है ना वो ए का जो है एकदम सही व्याख्या करता है। क्या करता है? मानव पूंजी जो अदृश्य होता है, यह धारक के मस्तिष्क में जो है रची बसी होती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही का आंसर होगा। ए और आर जो है दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर आएगा दूध के उत्पादन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है, तो किससे है बच्चों? ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसका आंसर आएगा कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो देखिए भारत में अधिकांश जो श्रमिक होते हैं ना उसके रोजगार का स्रोत क्या होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है जितने भी प्राथमिकी क्षेत्र है ना वे जो है श्रमिकों के रोजगार का स्रोत होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो देखिए निर्माण मजदूर जो है क्या कहलाते हैं बच्चों? दिहाड़ी मजदूर वाले व्यक्ति कहलाते हैं या दिहाड़ी मजदूर वाले श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। देखिए नवीकरणीय संसाधन पूछा गया है तो वनों में पेड़ लगाना। ठीक है, वनों में पेड़, समुद्र में मछली, यह दोनों क्या है? ये है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसको टिक लगाते जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दिया गया है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य है, तो चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य है बच्चों? चिपको आंदोलन का उद्देश्य होता है कि हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों 38 नंबर दिया गया है कि वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है, तो वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कंप्यून का शब्द निम्न में से है, तो कंप्यून का शब्द क्या होता है? सामूहिक खेती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ये है चीन। ठीक है, यानी कि चीन जो है क्या है? ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इकोनॉमिक्स के जो है 40 क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव का जो है
है पूरा आपको जो है आंसर बता दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले आप लोगों को इसे याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक।